दोस्तों सीन इमेजिन कीजिए। साल है 1830। न्यूयॉर्क की सर्दियों की रात। एक छोटा सा घर है। अंदर खाने को कुछ नहीं है। एक आदमी स्टोव के पास खड़ा है। वो आदमी कमजोर है। उसके कपड़े फटे हुए हैं। उसकी उंगलियां काली पड़ चुकी हैं केमिकल से। लोग उसे कहते हैं द इंडिया रबर मेनियक। अगर आप उस शहर में किसी से पूछते चार्ल्स गुडियर कहाँ मिलेगा, तो लोग कहते अगर तुम्हें कोई आदमी दिखे जिसने रबर का कोट पहना हो, रबर की टोपी पहनी हो, रबर का वेस्ट पहना हो और जिसकी जेब में 1 रुपया भी ना हो, तो समझ लेना वही चार्ल्स गुडियर है। वो आदमी स्टोव पर एक हांडी में कुछ पका रहा है। खाना नहीं, वो रबर पका रहा है। उसकी वाइफ रोते हुए कहती है, चार्ल्स, बच्चे भूखे हैं, प्लीज ये पागलपन छोड़ दो, कोई नौकरी कर लो। चार्ल्स उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में जुनून है। वो कहता है, बस एक एक्सपेरिमेंट और, अगर ये चल गया तो हम दुनिया के सबसे अमीर लोग होंगे। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। वो रबर पिघलकर स्लज यानी कीचड़ बन जाता है। चार्ल्स जमीन पर बैठ जाता है। ये कहानी एक ऐसे इन्वेंटर की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना परिवार, अपनी हेल्थ, सब कुछ जला दिया सिर्फ एक मटेरियल के लिए। आज हम उस टायर के पीछे की दर्दनाक कहानी सुनेंगे जिसे आज हम गुडियर के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखना, गुडियर कंपनी चार्ल्स गुडियर की नहीं थी। ये कहानी सैक्रिफाइस की है। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द वीपिंग वुड, द रबर फीवर। कहानी शुरू होती है 1830s में। अमेरिका में एक नया क्रेज आया था, रबर फीवर। साउथ अमेरिका, ब्राजील से एक अजीब चीज आ रही थी, पेड़ का खून, लेटेक्स। लोग इससे जूते बना रहे थे, कोट्स बना रहे थे। लोगों को लगा ये मैजिक मटेरियल है, ये वाटरप्रूफ है। कंपनी स्टॉक मार्केट में बूम कर रही थीं। रॉक्सबरी इंडिया रबर कंपनी सबसे बड़ी थी। चार्ल्स गुडियर उस वक्त एक हार्डवेयर मर्चेंट थे। वो रॉक्सबरी के स्टोर में गए। उन्होंने एक लाइफ प्रिजर्वर देखी। उन्होंने देखा कि ट्यूब का वाल्व खराब है। चार्ल्स का दिमाग चला। उन्होंने घर जाकर एक बेहतर वाल्व बनाया। वो वापस स्टोर गए और मैनेजर को दिखाया, मैं ये वाल्व बेचना चाहता हूं। मैनेजर ने सर पकड़ लिया। उसने कहा, भाई वाल्व छोड़ो, ये रबर ही बेकार है। क्यों? क्योंकि रबर में एक बहुत बड़ी कमी थी। सर्दियों में ये पत्थर जैसा सख्त हो जाता था और गर्मियों में ये कीचड़ बनकर पिघल जाता था और बदबू मारता था। रॉक्सबरी कंपनी के गोडाउन में हजारों कोट्स पिघल गए थे। मैनेजर ने कहा, जो आदमी रबर को स्टेबलाइज कर सकेगा वो दुनिया जीत लेगा। उस दिन चार्ल्स गुडियर ने अपनी किस्मत सील कर ली। उसने सोचा, मैं इस रबर को ठीक करूंगा। चैप्टर 2, द जेल लेबोरेटरी, डेटर्स प्रिजन। चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उसने अपनी हार्डवेयर की दुकान छोड़ दी। वो किचन में रबर को नमक, मिर्च, चीनी, रेत, हर चीज के साथ मिक्स करता, ये देखने के लिए कि कौन सा केमिकल इसे ड्राई रखेगा। इस चक्कर में वो कर्जे में डूब गया। 1834 में पुलिस आई। उन्होंने चार्ल्स को अरेस्ट कर लिया। डेटर्स प्रिजन। उस वक्त उधार ना चुकाने पर जेल होती थी। चार्ल्स जेल गया, लेकिन उसने वहां भी हार नहीं मानी। उसने अपनी वाइफ से कहा, मुझे खाना मत लाओ, मुझे रोलिंग पिन और रबर लाओ। वो जेल की सेल में बैठकर रबड़ घूंटता रहता था। उसने वहां पहली डिस्कवरी की, मैग्नीशिया, एक पाउडर। जब उसने रबर को मैग्नीशिया के साथ मिलाया तो वो ड्राई हो गया। चार्ल्स खुश हो गया। जेल से छूटने के बाद उसने इन्वेस्टर से पैसा लिया और जूते बनाए। चैप्टर 3, द समर मेल्टडाउन, ह्यूमिलिएशन। चार्ल्स ने अपने इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। उसने हजारों जूते बनाए थे। उन्होंने उन्हें कमरे में स्टोर किया। वो इन्वेस्टर्स को लेकर गया, देखो मैंने रबर फिक्स कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गर्मी आ गई थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां जूते नहीं थे, वहां सिर्फ काला बदबूदार कीचड़ था। रबर पिघल गया था। मैग्नीशिया ने काम नहीं किया। बदबू इतनी गंदी थी कि इन्वेस्टर्स उल्टी करने लगे। उन्होंने चार्ल्स को गालियां दी और चले गए। चार्ल्स वापस सड़क पर आ गया। उसने अपना फर्नीचर बेच दिया। उसने अपने बच्चों के स्कूल बुक्स बेच दिए ताकि खाना आ सके। वो अपने परिवार को लेकर एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में रहने लगा। लोग उसे पागल समझने लगे। चैप्टर 4, द पॉइजनस गैस, नाइट्रिक एसिड। चार्ल्स रुका नहीं। उसने एक नया केमिकल ट्राई किया, नाइट्रिक एसिड। इससे रबर टेम्पररी ठीक हो गया। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया गवर्नमेंट के लिए मेल बैग्स बनाने का। ये बड़ा ब्रेक था। उसने 150 बैग्स बनाए, उन्हें पेंट किया, टांग दिया। चार्ल्स छुट्टी पर गया। जब वो वापस आया तो वो बैग्स पिघलकर जमीन पर गिर चुके थे। फिर से फेलियर, और इस बार नाइट्रिक एसिड के फ्यूम्स की वजह से चार्ल्स की तबीयत खराब हो गई। वो खून की उल्टियां करने लगा। वो मरते मरते बचा, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, रबर फिक्स क्यों नहीं हो रहा। चैप्टर 5, द हैप्पी एक्सीडेंट, द स्टोव।
वोबर्न मैसाचुसेट्स। चार्ल्स बिल्कुल अकेला था, दोस्त छोड़ गए थे, लोग उसे खाना देते थे तरस खाकर। एक दिन वो अपनी किचन में कुछ दोस्तों को दिखा रहा था। उसके हाथ में रबर का टुकड़ा था जिसमें सल्फर मिक्स था। बात करते करते गलती से वो रबर का टुकड़ा उसके हाथ से फिसला और सीधा गरम स्टोव पर गिरा। आमतौर पर रबर स्टोव पर गिरते ही पिघल जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रबर पिघला नहीं, वो जल गया। 4 वो चमड़े जैसा सख्त हो गया। किनारे पर जहां आग कम थी वहां रबर परफेक्ट था, इलास्टिक था, वेदर प्रूफ था। चार्ल्स चिल्लाया, आई फाउंड इट, हीट, गर्मी। लोगों ने सोचा वो पागल हो गया है। लोग रबर को गर्मी से बचा रहे थे, सोल्यूशन गर्मी में ही था। हीट प्लस सल्फर इक्वल्स वल्कनाइजेशन। ये वो फॉर्मूला था जो दुनिया बदलने वाला था। चैप्टर 6 द सफरिंग ऑफ सक्सेस। आपको लगता है अब वो अमीर बन गया? नहीं, अभी उसके पास फॉर्मूला था लेकिन प्रूफ नहीं था। उसे एग्जैक्ट टेम्परेचर और टाइम फिगर आउट करना था। उसने अगले 2 साल गरीबी में बिताए। उसने अपनी वाइफ का ओवन यूज किया। जब वाइफ ने मना किया तो वो फैक्ट्री के बॉयलर में चुपके से घुस जाता। लोगों ने देखा कि चार्ल्स 50 पाउंड्स यानी 20 किलो वेट खो चुका है। वो हड्डियों का ढांचा बन गया था। एक सर्दियों में उनके घर में खाना नहीं था, लकड़ी नहीं थी। उनका छोटा बच्चा बीमार पड़ा और मर गया। चार्ल्स के पास कफन के पैसे नहीं थे। ये कीमत चुकाई उसने रबर के लिए। फाइनली उसने प्रोसेस परफेक्ट कर लिया। रबर जो ना गर्मी में पिघलता था ना सर्दी में टूटता था। चैप्टर 7 द ग्रेट बिट्रेयल, थॉमस हैनकॉक। चार्ल्स ने सोचा, अब मैं पेटेंट लूंगा और अमीर बनूंगा। उसने सैंपल्स बनाए और इंग्लैंड भेजा। वहां एक चालाक बिजनेसमैन था, थॉमस हैनकॉक। हैनकॉक इंग्लिश रबर इंडस्ट्री का किंग था। हैनकॉक ने चार्ल्स का सैंपल देखा। उसने देखा कि रबर पर सल्फर की स्मेल है। हैनकॉक केमिस्ट था, उसे हिंट मिल गया। उसने अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए और चार्ल्स गुडियर के पेटेंट फाइल करने से कुछ हफ्ते पहले हैनकॉक ने इंग्लैंड में पेटेंट फाइल कर दिया। जब चार्ल्स इंग्लैंड पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका आइडिया चोरी हो चुका है। हैनकॉक ने उसे ऑफर दिया, मैं तुम्हें आधा पैसा दूंगा अगर तुम केस ना करो। चार्ल्स, जो गरीब था, ने केस किया, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट ने हैनकॉक का साथ दिया। गुडियर हार गया। इंग्लैंड का मार्केट, जो बहुत बड़ा था, उसके हाथ से निकल गया। चैप्टर 8 द ग्रेट पेटेंट वॉर, अमेरिका। अमेरिका में भी लोग गुडियर का फॉर्मूला कॉपी कर रहे थे। एक आदमी था, हॉरेस डे। उसने कहा गुडियर का पेटेंट इनवैलिड है। गुडियर को फिर से कोर्ट जाना पड़ा। इस बार गुडियर ने अमेरिका के सबसे बड़े लॉयर को हायर किया, डैनियल वेबस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वेबस्टर ने $15,000 फीस मांगी, आज के मिलियंस। गुडियर ने फिर उधार लिया। कोर्ट केस चला। डैनियल वेबस्टर ने जूरी के सामने कहा, इस आदमी ने, गुडियर ने, भूख सही है, अपमान सहा है, अपने बच्चे खोए हैं। ये इन्वेंशन इसका पसीना और खून है। जूरी ने गुडियर के हक में फैसला दिया। द ग्रेट इंडिया रबर केस जीत लिया गया। न्यूज़पेपर्स ने लिखा, गुडियर इज द किंग ऑफ रबर। लेकिन लॉयर की फीस और पुराने कर्जे चुकाने में सारा पैसा चला गया। जीतने के बाद भी चार्ल्स की जेब खाली थी। चैप्टर 9 द एम्परर्स रिंग, फ्रांस। फ्रांस के एम्परर नेपोलियन III ने गुडियर को बुलाया। पेरिस में एग्जीबिशन थी। गुडियर ने वहां हार्ड रबर, एबोनाइट से फर्नीचर, ज्वेलरी और कूम्स बनाए। एम्परर बहुत इंप्रेस हुआ। उन्होंने गुडियर को क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का बड़ा अवार्ड दिया। जिस दिन चार्ल्स को यह मेडल मिलना था, उसी दिन पेरिस के होटल में पुलिस आई। क्यों? क्योंकि गुडियर ने किसी सप्लायर का बिल नहीं चुकाया था। उन्होंने चार्ल्स गुडियर को अरेस्ट कर लिया। वो आदमी जिसे एम्परर मेडल दे रहा था, वो रात को फ्रेंच जेल में सोया। उसकी वाइफ ने मेडल जेल में रिसीव किया। चैप्टर 10 द डेथ इन डेट। चार्ल्स गुडियर 59 साल के थे। वो अपनी बेटी से मिलने न्यूयॉर्क जा रहे थे। रास्ते में उन्हें खबर मिली कि उनकी बेटी की डेथ हो गई है। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो कोलैप्स हो गए। जुलाई 1, 1960 को उनकी डेथ हो गई। जब वो मरे तो उनके ऊपर $200,000 का कर्जा था, आज के हिसाब से $5 से $6 मिलियन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने इन्वेंशन से $1 भी प्रॉफिट नहीं कमाया। लेकिन उनकी मौत के बाद उनके बेटे ने रॉयल्टीज कलेक्ट करनी शुरू की। जल्द ही वो रॉयल्टीज मिलियंस बन गईं। परिवार अमीर हो गया। लेकिन चार्ल्स ये देखने के लिए जिंदा नहीं था। चैप्टर 11 द लेगेसी, फ्रैंक साइबरलिंग। 38 साल बाद 1898 एक आदमी, फ्रैंक साइबरलिंग ने एक टायर कंपनी शुरू की। उसने सोचा, मैं कंपनी का नाम क्या रखूं? उसने डिसाइड किया कि वो उस आदमी को ट्रिब्यूट देगा जिसने रबर इंडस्ट्री बनाई। उसने नाम रखा द गुडियर टायर एंड रबर कंपनी।
चार्ल्स गुडियर का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज जब आप सड़क पर गुडियर का ब्लिम्प या टायर देखते हैं तो वो नाम जिंदा है, और वो विंग्ड फुट लोगो, पंख वाला पैर, वो चार्ल्स की आत्मा को दर्शाता है। चैप्टर 12, द कंक्लूजन, द मार्टर ऑफ इन्वेंशन। तो दोस्तों, चार्ल्स गुडियर की कहानी हमें क्या सिखाती है? 1. ऑब्सेशन हैज़ अ प्राइस। ग्रेटनेस फ्री में नहीं मिलती। चार्ल्स ने वो कीमत चुकाई जो शायद हम में से कोई नहीं चुका सकता। 2. एक्सीडेंट्स हैपन टू द प्रिपेयर्ड माइंड। हजारों लोग रबर पिघला रहे थे, लेकिन जब स्टोव पर रबर गिरा तो सिर्फ गुडियर ने समझा कि ये मिरेकल है, क्योंकि वो 5 साल से फेलियर देख रहा था। 3. मनी वर्सेस लेगेसी। चार्ल्स गरीब मरा, लेकिन आज 150 साल बाद हम उसकी बात कर रहे हैं। थॉमस हैनकॉक जिसने चोरी की, अमीर मरा, लेकिन उसे कोई याद नहीं करता। चार्ल्स गुडियर ने कहा था, लाइफ शुड नॉट बी एस्टिमेटेड एक्सक्लूसिवली बाय द स्टैंडर्ड ऑफ डॉलर्स एंड सेंट्स। आई एम नॉट डिस्पोज टू कंप्लेन दैट आई हैव प्लांटेड एंड अदर्स हैव गैदर्ड द फ्रूट्स। जिंदगी को सिर्फ पैसे से नहीं तोलना चाहिए। मुझे शिकायत नहीं कि पेड़ मैंने लगाया और फल दूसरों ने खाए। आज जब आप अपनी कार या बाइक में बैठते हैं तो याद रखिए, वो टायर सड़क पर इसलिए चल रहा है क्योंकि एक आदमी ने जेल की किचन में अपना खून जलाया था। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।